सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। जिसने भी पीडीएम की या अपोजिशन की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाया, उसे ये कौम माफ़ नहीं करेगी। पूरी एक्सपोज होकर वो ताबेदारी करता है और बाप के अहकामात मानता है। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाए, मगर आप नून लीग के तारिक साहब को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को वोट दें? अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के लिए हुआ करता है। जी हाँ, कोरोना अपनी जगह और फ़लस्तीन भी अपनी जगह, और लेकिन एक बार फिर सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल मची है। मियां शहबाज शरीफ ने जो इशाइया दिया, जिसमें हज़रत मौलाना फजल रहमान ने शिरकत नहीं की, मरियम बीबी ने शिरकत नहीं की, और ये तासुर उभर कर आया कि शायद कोई नया इत्तेहाद तो उभर कर नहीं आ रहा। इस इशाइये के फ़ौरन बाद मरियम बीबी ने जो बयान दिया, जो रद्दमल का इजहार किया, वो बड़ा ज़ुमानी था। यानी उनका ये कहना था कि जहाँ शहबाज शरीफ यानी उनके चचा पार्टी का लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ मौजूद हों, वहाँ ज़रूरी नहीं कि उनकी भी मौजूदगी ज़रूरी हो। और मरियम बीबी ने इसकी पूरे तौर पर तरदीद की कि कोई नया इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। देखिए मरियम बीबी की क्या देख रही हैं, जो नया इत्तेहाद और शहबाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? कौन सा नया इत्तेहाद? आज मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा गए हैं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर वापस आती है तो आप लोग को एक्सेप्ट होगा जिस तरह वो लोग गए थे? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है, कोई नया इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम है और पीडीएम ने ये फैसला किया था कि रमज़ान मुबारक के बाद उनकी मीटिंग होगी, जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी, अगला लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो अब वो मीटिंग जो है वो आजकल में ही होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। आप कौन से नए इत्तेहाद की बात करें वो मुझे नहीं। और ये तो खबर आ ही चुकी है कि अब पीडीएम का इजलास 27 मई को होने जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब मियां नवाज शरीफ का बयान है जिसके लेकर हज़रत मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज लेकर चल रहे थे, क्या वो चलेगा, या मियां शहबाज शरीफ जो एक बार फिर पीपल्स पार्टी को साथ लेकर एक हद तक मुफाहिमाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। एजाज सैयद की बड़ी गहरी नज़र और सियासत के और इस्लामाबादी सियासत के सर्दो गर्म पर है। एजाज अहमद, शुक्रिया। मैंने कहा ना कि कल के बाद मरियम बीबी का बयान आया, ख़ासतौर पर आज मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। यानी वो दोनों पार्टियां जिन्हें शहबाज शरीफ ने अपने इशाइये में बुलाया था, उनके बारे में मौलाना ने ये कहा कि जनाब उन्हें पीडीएम की तौहीन की है, उसका इजाला करना पड़ेगा। तो ये मैसेज तो वो दोनों को दे रहे हैं ना, यानी पीपल्स पार्टी को भी और ख़ुद मियाँ शहबाज शरीफ को। ऐसा ही है एजाज? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान का जो गुस्सा है वो इनडायरेक्टली मियां शहबाज शरीफ पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम जमातों को यकजा करना चाहते थे, लेकिन वो जमातें यकजा नहीं हो सकी। और अब मौलाना फजल रहमान ये समझते थे कि जिस वक्त तक पीपल्स पार्टी और एएनपी माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनकी अपोजिशन में एक मुतहर्रिक किरदार के हवाले से कोई राह नहीं बन सकेगी। लेकिन शहबाज
शहबाज शरीफ साहब चूँकि कौमी असम्बली में लीडर ऑफ दी अपोजिशन है, तो उन्होंने आइंदा बजट को देखते हुए अपना एक किरदार अदा करना था और पार्लियामेंट के अंदर चूँकि एक सारी कार्रवाई होनी है, तो इसलिए उन्होंने अपनी एक्नॉलेजमेंट करवाई है इन तमाम जमातों से जिन्होंने एक्नॉलेजमेंट देने से इनकार कर दिया है पीडीएम की क़यादत को। तो अमली तौर पे कल के खाने से इस बात का इजहार होता है कि पीपल्स पार्टी हो या अवामी नेशनल पार्टी हो जो कि नाराज़ थी पीडीएम से, वो मियां शहबाज शरीफ साहब से मुत्तफिक हैं और उनका जो बयानिया है वो मुफाहमत का जो बयानिया है वो पीपल्स पार्टी और एएनपी के काफ़ी करीब है, ना कि जो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत है उसके करीब। और दूसरी मुजाहिद साहब एक अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान एक तरफ तो तनकीद कर रहे हैं इन जमातों के ऊपर और साथ ही साथ उन्होंने अपनी जमात का वफद भी वहाँ पर भेजा हुआ था, जो अपना पार्लिमानी वफद था वो भी मियां शहबाज शरीफ के खाने में उनका मौजूद था। तो अगर उन्हें सिर्फ पीपल्स पार्टी पे तनकीद करनी थी या मियां शहबाज शरीफ को तनकीद का इनडायरेक्टली निशाना बनाना था तो वो अपने वफद को ना भेजते। एजाज मेरे ख्याल में आप भी इस सवाल में शायद गहरी नज़र रखते हैं और एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि शरीफ ख़ानदान कभी तकसीम नहीं होता, कभी एक भाई आगे बढ़ जाता है दूसरे भाई पीछे हट जाता है। ये जो तासुर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ बैकग्राउंड में चले गए, शहबाज शरीफ आ गए, तो क्या अब हम ये समझें वाकई कि कुछ तकसीम ये घराना होगा और शहबाज शरीफ अब बढ़कर जो है वो किरदार अदा करेंगे जो मुस्लिम लीग नून के कायद करते थे? मुझे साहब मेरा नहीं ख्याल कि तकसीम हो रहा है या हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो एक जमात है, एक एंटिटी है। ये वो जमात है जहाँ पर कभी जो मुफाहमत वाले हैं उनकी पॉलिसी प्रिवेल करती है, हालात के मुताबिक होती है जब वो, और कभी मज़ामत वालों की पॉलिसी प्रिवेल करती है जब वो हालात के मुताबिक है। तो कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि उन्होंने कंटिन्यू किस पॉलिसी के साथ करना है, मुफाहमत के साथ करना है या मज़ामत के साथ करना है। तो इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर पॉलिसी, वो मुफाहमत की पॉलिसी प्रिवेल कर रही है, शहबाज शरीफ की पॉलिसी प्रिवेल कर रही है। चूँकि मियां नवाज शरीफ इस जमात के बानी सरबराह हैं और आजकल वो उस तरह से एक्टिव नहीं हैं, ज़ाहिर लंदन में भी हैं और खामोश हैं, मरीम बीबी भी उस तरह से अपने चचा के सामने एक एहतराम कह लें या जो भी इसको कह लें वो बोल नहीं रही। तो इस वक्त जो प्रिवेल कर रही है वो शहबाज शरीफ की जो मुफाहमत की पॉलिसी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ही वो आदमी हैं जिनसे हुकूमत खौफजदा होती हुई नज़र आई है और ये वाज़े बातें हैं। तो फ़िलहाल तो शहबाज शरीफ की पॉलिसी प्रिवेल कर रही है। शुक्रिया एजाज सैयद। यानी ये कहना मुश्किल है कि जो हम इस वक्त अंदाजे लगा रहे हैं वो क्या, ख़ासतौर पर 27 मई को जो पीडीएम का इजलास है वो कई एतबार से बड़ा अहम होगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में मुजाहिद मिल्ली एक बार फिर आपको खुशामदीद करता है। बैनुल अक़वामी महाज पर जहाँ एक हद तक पस मंज़र में चला गया कि बहरहाल इसराइल को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, समझौता करना पड़ा हमास के खौफ से, जो उन्होंने मुसलसल दबाव वहाँ बढ़ाया। UN का जो रोल था वो आपके सामने है, OIC का रोल भी सामने है। बड़ी बेहसी रही कि 280 से ज़्यादा शहीद हुए। लेकिन एक और जो इशू अब आया है और वो है पेंटागन ने जो बयान दिया उनके तर्जुमान ने कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई और ज़मीनी सरजमीन वो इस्तेमाल करता रहेगा, जो मुआहदा उनके ख़्याल में 2001 में हुआ था। इस पर फ़ौरन अपोजिशन का रद्दमल तो आ नहीं था कि हमें कोई हमें बेस नहीं देना चाहिए। गो के दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की वजाहत कर दी है कि बेस नहीं दे रहे, बल्कि पुराने मायदे के तहत ही हमारी फ़िज़ाई या ज़मीनी हदूद इस्तेमाल की जाएंगी। कि आपको इल्म है कि जो एक और बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है वो अफ़गानिस्तान से फ़ौज का विड्रॉ है। आज कोर कमांडर इजलास हुआ, वो भी
बड़ा अहम था। यकीनन इसमें ये डिस्कशन आया होगा, लेकिन एक उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो एक अहम मीटिंग पहली बार जो बाइडेन हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी के नुमाइंदे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्टर यूसुफ से जेनेवा में हुई। डॉक्टर हुमा बकाई की कौमी और बैन अक़वामी सूरत पर गहरी नज़र है, उनको फिर अपने मतीन हैदर को भी ज़िम्मा देंगे। डॉक्टर साहबा, ये जो आफ्टर यरूशलम यानी जिसे कहें गाज़ा, ये जो डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुए हैं, इसको अफ़गानिस्तान के जो फ़ौज का विड्रॉ उसी तनाजुर में देखा जाएगा। और आज जो कोर कमांडर का जो इजलास हुआ है, इससे पहले जो कल इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी गई ISI में, या फिर डॉक्टर मोहित यूसुफ की जो मीटिंग हुई है, यानी ये जो पिछले 24 घंटे में इन चीज़ों को एक ही तनाजुर में देखा जाए। डॉक्टर हुमा बकाई, मेरा ख्याल है कड़ियाँ जुड़ती तो ज़रूर हैं, लेकिन मिडल ईस्ट से इतना डायरेक्टली नहीं जुड़ती। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब जनरल बाजवा तशरीफ ले गए थे सऊदी अरेबिया, तो उसके बाद वो फिर वहां से फौरन एक रोज के लिए काबुल गए थे। तो ये जो पूरा समझिए सिक्योरिटी मैट्रिक्स है साउथ एशिया का, ये जुड़ा हुआ है एक से दूसरी चीज। जो मुलाकात हुई है मोहित यूसुफ साहब की अपने काउंटर पार्ट से, वो मुलाकात इंतहा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो वायलेंस ऑन द ग्राउंड है अफगानिस्तान में, उसमें किसी हालत कमी नहीं आ रही। और जो लेटेस्ट अटैक्स हुए उनकी तालिबान ने नहीं ली बल्कि इस्लामिक स्टेट ने ली। उसने कहा हमने ये अटैक किए हैं। और हिलरी क्लिंटन की जब बात हो रही थी CNN से, तो उन्होंने कहा कि ये एक विकेड गेम है जो इस वक्त खेला जा रहा है अफगानिस्तान में, ना निकलते बन है और ना रुकते बन है। इस पूरी सूरत हाल में जो वाहिद ऑप्शन नजर आती है अमेरिका को, वो ये कि वो अफगानिस्तान से तो निकल जाए और जिसे कहते हैं ना सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड के पैराडाइम से बाहर निकल आए, लेकिन ड्रोन्स और मैनलेस सर्वेलेंस जारी रखे। और उसके लिए उसे बेसिस की जरूरत है। पाकिस्तान के हवाले से तो इस बात को डिनाई किया गया है, लेकिन ये भी खबर आई है कि उसने तुर्कमेनिस्तान और दूसरे पेरिफेरल मुल्कों में भी बेसिस की ये बात की है, और जिसकी शायद उसको इजाजत भी मिल गई है। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान वाहिद ऑप्शन नहीं है, अमेरिका दूसरी ऑप्शंस की तरफ भी देख रहा है। लेकिन इससे भी अहम बात ये है मुजाहिद, अगर आप मुझे इजाजत दें, कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस देख रहा है। और जो ये एक ख्याल बन गया था कि अमेरिका को अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है और अमेरिका के जो साउथ एशिया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है उसमें पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो बैलेंस चाह रहा था और दोबारा इन भी होना चाह रहा था अमेरिका से। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है साउथ एशिया की, उसमें इन हुआ है। और ये पाकिस्तान की बेहतर चीज है। देखिए जी, अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। या तो लेकिन डॉक्टर ये भी तो है ना डॉक्टर साहिबा कि जिस तरह अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान की उस वक्त ज़रूरत होती है जब कोई अफगानिस्तान, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में वो कोई बड़ा कदम उठाना जा रहा हो। यानी जब उन्होंने, आपको याद है कि तालिबान ने एग्रेशन किया तो पाकिस्तान बोल गया, ज़िया-उल हक के ज़माने में भी यही हुआ। और अब क्योंकि वो समझते हैं कि अगर वो विड्रॉ कर लेंगे सितंबर तक, अपने बेस ख़त्म कर देंगे, हेलीकॉप्टर, जहाज, सिक्योरिटी सब ले जाएंगे, तो फिर उन्हें पाकिस्तानी की ज़रूरत होगी। और आज उन्हें याद आ रहा है कि जी हम उसको बरकरार रखेंगे, उस मायदे को जो 2001 में हुआ था, यानी फ़िदाई और ज़मीनी रास्ता, इसको क्या हम बेस, यानी लोग ये कहने का हम उन्हें अड्डा देने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में 2 हफ्ते पहले भी ये खबर आई थी कि शायद बलूचिस्तान में उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि गवादर में या चमन, कंधार के करीब हमें एक जगह दी जाए। डॉक्टर साहिबा, देखिए, हो सकता है अमेरिका ने चमन में या गवादर के करीब डिमांड की हो, और पाकिस्तान जो है वो बैलेंस करेगा अपनी रिलेशनशिप बीजिंग के साथ और अमेरिका के। पाकिस्तान की माशी बका बीजिंग के साथ जुड़ने में से जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि हम अमेरिकन पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी मैट्रिक्स में इन हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बीजिंग को बिल्कुल लेट गो कर देंगे।
और हो सकता है कि अगर अफगानिस्तान में सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए अमेरिका कोई किरदार अदा करना चाहता है और उसमें वो पाकिस्तान का साथ चाहता है, तो इसमें बीजिंग की भी मर्जी शामिल हो, क्योंकि बीजिंग के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक्चुअली शाह महमूद कुरैशी साहब को फोन आया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत गलत कर रहा है अमेरिका, और कंसर्न अपना शो किया था इस हवाले से कि ये जो कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल हो रही है जिसमें कोई कंडीशंस नहीं है, और उसमें उन्होंने कहा था कि यूएन अपना किरदार अदा करे। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान में हसूल अमन, अफगानिस्तान में पीस ऑन द ग्राउंड सिर्फ पाकिस्तान की, अमेरिका की जरूरत नहीं है, ये तमाम टेरिटोरियल मुल्कों की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है कि मैं इसको ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इसका भी जवाब चाहूँगा कि ये जो हमें पहला बड़ा अच्छा एक कुछ हनीमून जैसा लग रहा था दोहा टॉक के बाद, काबुल की गवर्नमेंट भी बैठी थी, हम भी बैठे थे, खलील अहमदजादे भी आ गए थे, अफगान तालिबान भी आ गए थे, लेकिन आपने पिछले हफ्ते खबर यकीनन इसको फॉलो किया होगा कि जब हमारे आर्मी चीफ काबुल गए तो उस्मान गनी का रवैया वही था जो करज़ई का होता था। उन्होंने बरारास्त हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम अफगान ये जो हालिया हमले हो रहे हैं उसमें अफगान तालिबान के पीछे हैं। इसका मतलब ये कि दोहा टॉक जो है बिल्कुल दोहा टॉक में जो हमने समेटा था और जो सिमट रही थी और जिससे लग रहा था कि एक पीस आने वाली है रीजन में, वो तो मेरे ख्याल से सब कोलैप्स होती नजर आ रही है। देखिए, अगर किसी का भी ये ख्याल था कि दोहा पीस टॉक के बाद सब कुछ ऑन द ग्राउंड स्मूथ हो जाएगा और एक 40 साल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 20 साल अमेरिका भी मुलव्वस रहा है वो खत्म हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी खाम ख्याली थी। ये तो शुरू हुआ है हिकअप्स का ना, ऐसे कई हिकअप्स आएंगे। बात ये है कि टॉक ब्रेक डाउन ना हो, और इस वक्त भी आपको पता है पाकिस्तान को कहा गया है कि तालिबान को कन्विंस करें कि वो इस्तांबुल टॉक्स में भी इंगेज हो जाएं। तो मेरे ख्याल कोशिशें काविशें जारी हैं और तमाम फरीक़ैन बशमूल अफगान गवर्नमेंट बशमूल तालिबान को ये अंदाजा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद स्ट्रेच करना सबके लिए नुकसानदेह है। अब देखना ये कि ये प्ले आउट किस तरह करता है। मैं अभी भी समझती हूँ इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास, मैं हमेशा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, गोल्डन चेयर है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बात तो बहुत होती है कि पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं रही, लेकिन फिर पाकिस्तान को इंगेज किया जाता है। ओके, शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। मैं मतीन हैदर से मालूम तो ये करना चाहा कि ये जो पाकिस्तानी फ़िदाई ज़मीनी हदूद का इस्तेमाल जो अमेरिका कर रहा है और जिसको एक अड्डा दिया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, तो मैं पहले सवाल की जगह दूसरा सवाल आपसे पहले कर लेता हूँ मतीन हैदर कि जो जिसको बड़ा हाईलाइट भी आज किया गया है कि कोर कमांडर इजलास हुआ, तो यकीनन इसमें ये जो डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुए हैं, जेनेवा में मीटिंग, फिर कल की ख़ास तौर पर जो है सिविलियन लीडरशिप से जो मीटिंग हुई है, और फिर ये जो अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से और दीगर हलकों की जानिब से कि कहीं हम अमेरिका को कोई बेस तो नहीं दे जा रहे, तो ये कोर कमांडर इजलास जो हुआ है यकीनन इस एतबार से अहम है ना मतीन? जी बरेलवी साहब, शुक्रिया। देखिए, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, और जिस तरीके से पेंटागन के ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान अमेरिका की बदस्तूर फ़िज़ाई और ज़मीनी सपोर्ट उनकी फोर्सेस की करता रहेगा जहाँ तक अफ़गानिस्तान की सिचुएशन का ताल्लुक है, इवन आफ्टर विड्रॉल। और उसके ऊपर कल फिर बहुत हाईएस्ट लेवल पे सलाह मशवरे हुए, और उसके रात गए जाके दफ्तर ख़ारजा ने फिर एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई अमरीकी मिलिट्री बेस नहीं है। वो तो हकीकत है कि मिलिट्री बेस कोई नहीं है, अमरीकी मिलिट्री बेस की तो बात ही नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि पाकिस्तान के जो बेसिस हैं वो अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएंगे, यानी वहाँ से फैसिलिटेशन की जाएगी। और इसकी तस्दीक दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान के स्टेटमेंट में है कि 2001 से जो एयरफोर्स का एग्रीमेंट है और जो लैंड सपोर्ट का एग्रीमेंट है, यानी एयर कॉरिडोर और लैंड कॉरिडोर, दो कॉरिडोर ये वाली ये बैकग्राउंड का देखें, लेकिन मेरे लिए जो आज का इजलास जो है मतीन ज़्यादा जो आप जो पॉइंट बता रहे हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये जो इजलास है कोर कमांडर्स का, इसको इस में पस मंज़र में देखा जाएगा, क्योंकि हमेशा सवाल ये रहा है ना कि सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है या नहीं। कल की जो मीटिंग की रोशनी में, और फिर मैंने कहा जो डेवलपमेंट और हो रहे हैं, तो इस इजलास की क्या आप तक इत्तला है?
जी, लेकिन इस पे जवाब देने से पहले बरेलवी साहब, आज आप ये यकीनी तौर पे ये फुटेज भी दिखा रहे होंगे, आज जो पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आज मीटिंग थी जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस वाकई अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन थी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तानी मिलिट्री ने इस बात का स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया जो सरहद पार से हमले हो रहे हैं, जो वहाँ पे दहशतगर्दों की रीग्रुपिंग हो रही है। तो आज पाकिस्तान आर्मी जो है वो तशवीश का इजहार करती हुई नजर आई अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो इलाकाई सिक्योरिटी का मंजरनामा है। अब आपका स्पेसिफिकली ये कि विड्रॉल के बाद बरेलवी साहब वहाँ पे किसी किस्म का कोई वेपन नहीं रहेगा। कुछ तो बातचीत पाकिस्तान के साथ हो रही है कि कुछ चूँकि जो इक्विपमेंट नेटो और अमेरिकन फोर्सेज ने यूज़ किया अफगानिस्तान में वो इस्तेमाल के बाद भी बहुत आला कंडीशन में है, तो कुछ तो इक्विपमेंट पाकिस्तान को देने के ऊपर भी गौर हो रहा है और इस हवाले से बातचीत खासी एडवांस तक पहुंची है। लेकिन किसी किस्म की ट्रूप्स की प्रेजेंस अफगानिस्तान में अमेरिका की उसके बाद नहीं रहेगी, तो वो यकीनी तौर पर अगर अफगानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को देखेंगे, अपने बाकी चीज़ों को देखेंगे और अगर काबुल गवर्नमेंट अमेरिकन को रिक्वेस्ट करेगी कि जी सिक्योरिटी सूरत हाल तो हमसे संभाली नहीं जाएगी, तो वो यकीनी तौर पर ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के फ़ज़ाई अड्डों से हमले किए जाएँ, वो ड्रोन अटैक्स भी हो सकते हैं, वो फैसिलिटेशन भी हो सकती है। चूँकि दफाई हुकाम का ये कहना है, साबिक दफाई हुकाम जो थे कि 2001 से मुसलसल पाकिस्तान जो है वो कॉपरेशन अमेरिकन को देता चला रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी अड्डे नहीं है लेकिन अमेरिका के साथ तावन जारी रहेगा। और आज पाक फौज के कोर कमांडर्स के इजलास में ये सारी सूरत हाल पे जो बदलती हुई सूरत हाल है इस पर गौर भी किया गया। और बरेलवी साहब एक बड़ा अहम जुमला आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स से निपटने के लिए पाक फौज पेशा वराना एतबार से तैयार है, इसलिए कि पाक फौज को एहसास हो चुका है कि इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो ईस्टर्न बॉर्डर से भी हैं, वेस्टर्न बॉर्डर से भी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान और वेस्टर्न बॉर्डर से है जिसके ऊपर हमारी पाक फौज में बजा तौर पर तशवीश पाई जाती है। और उन्होंने कहा कि हम इसका मुकम्मल तौर पर निपटने मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। शुक्रिया मतीन हैदर। और चलते हैं एक ब्रेक की जानिब के और भी कई अहम इशू हमारे सामने हैं, मगर एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमने इकॉनमी को ग्रो करना है, इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें सारी चीज़ें जो हैं एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके बीच में रेवेन्यूज़ भी होते हैं, उसकी वजह से मतलब लोगों की इनकम्स भी बेहतर होती हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ लव इमरान खान, वो इमरान खान की वजह से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेज रहे हैं। चले वो एक हमारे लिए इस वक्त तो हमें उसने संभाला है, लेकिन हमने एवेंचुअली एक्सपोर्ट। जी हाँ, वजह तौर पर जो 3.97 गालिबन शरह तरक्की बताई गई है, उस पर हुकूमत के तमाम वज़रा और अरकान असम्बली कोरस की सूरत में दावे कर रहे हैं कि मुल्क में तरक्की की शरह जो बढ़ी है अगले साल ये 5% तक बढ़ जाएगी। बाकी एहसास प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए भी साबित किया जा रहा है कि गुर्बत कम हो रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा गौस, मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली तो हैं ही लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर रही पंजाब में, गालिबन पहली पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर थी मुमताज़ माहिर शायद। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो अपनी ग्रोथ बताई है, GDP बताई है, प्लस कम हो 4% ही समझ लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कोई गालिबन $2.5 बिलियन का बताया जा रहा है, तो अगर अच्छी बातें हैं तो इसकी आपको सराहना चाहिए, कोई सियासत तो नहीं, ये मईशत की बात है ना डॉक्टर साहिबा? जी, कुछ इसी तरह की खबरें सुनने में आ रही हैं। अगर सब इतना ही अच्छा होता तो हमारे हाल तो ये ना होते जो इस वक्त है, जो गुर्बत का आलम है, जो बेरोजगारी का आलम है, वो ये ना होता अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होता। अलबत्ता देखिए, अब जहाँ कुछ क्रेडिट जाता है वो मैं दूंगी और जहाँ ये बात नहीं, तो क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको खुल के कहूंगी। रियलिटी तो ये है असल में
कि पिछले साल जब गवर्नमेंट ने कोरोना का इम्पैक्ट दिखाया कि इकोनॉमी हमारी सुकड़ गई है, इन्होंने कहा कि सिर्फ 0.4% कम हुई। इस साल इन्होंने कह दिया कि नहीं, वो थोड़ी सी ज्यादा कम हुई थी, वो 0.5% कम हुई थी। यानी तो कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसका अमाउंट तकरीबन 200 बिलियन रुपए रखा। हमारा अपना ख्याल ये कि अभी भी सही रिपोर्ट नहीं किया इन्होंने। इस इकोनॉमी का हाल ज्यादा बुरा हुआ था कोरोना के बाद 2019-20 में, और 830 बिलियन तक तकरीबन गिरी थी इकोनॉमी। तो जो अब ये रिकवरी बना रहे हैं, वो अगर हम इनका 4% लिए भी लें, 3.94% ग्रोथ रेट सही मान भी लें, तो ये कहना कि हम सब आगे बढ़ गया और बहुत तेज रफ्तारी से हम बढ़ रहे, ये इसलिए ठीक नहीं होगा कि सुकड़ी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड इकोनॉमी से, यानी माइनस तकरीबन 2% इकोनॉमी से अगर आप ऊपर 3.9% लेकर जाते हैं, तो 2018-19 के मुकाबले में तो ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई। डॉक्टर साहब जितनी बातें आप जो यानी ये तो खैर एदाद-ओ-शुमार है, एदाद-ओ-शुमार कहते हैं जी झूठ नहीं बोलते, और ये कंफर्म भी हो रहे हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक भी इसको फॉलो कर रहा है, और कम से कम एहसास प्रोग्राम को तो वर्ल्ड बैंक ने एक्सेप्ट किया है और इसका दायरा वसी हुआ है। मैंने तो देखा है कि अपोजिशन के भी कुछ हल्के एहसास प्रोग्राम के जरिए समझ रहे हैं कि वाकई जो आप जिसे कहते हैं गरीब से गरीब लोगों तक ये पहुँचा तो है ना डॉक्टर आयशा? मेरी गुजारिश है, एहसास प्रोग्राम जो है वो उसी चीज को आगे लेके बढ़ाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। BISP प्रोग्राम का उसके जरिए उन्होंने काम आगे किया है, और वही चीजों को सराहा गया है जो पहले से शुरू थी, मगर इन्होंने जरूर आगे बढ़ाई है। तो क्रेडिट सबको ही जाता है, उनको भी जाता है। अब बात आगे ये है कि किस जगह से इकोनॉमी बढ़ी है, किन किन चीजों से। मैं आपको थोड़ी सी मोटी मोटी ब्रेकअप दूं। एहसास प्रोग्राम कभी इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ाएगा। एहसास प्रोग्राम जो बेचारे गरीब हो गए, उनको थोड़ी सी उनकी गुर्बत में शायद कुछ उनका रिलीफ होगा, वो भी गुर्बत से बाहर नहीं निकाल रहा। अगर आप समझते हैं कि कोई भी फैमिली 1200 रुपए महीने लेके अपने आप को गरीब से मिडिल क्लास कर लेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप लोगों को पॉवर्टी से निकाल नहीं रहे, आप उनको बस थोड़ा सा उनकी शायद उनकी गुर्बत में उनका तय कर रहे हैं। तो क्रेडिट नीड्स टू गो फॉर देम, लेकिन परस्पेक्टिव में रखें कि ये पॉवर्टी कम नहीं कर सकता, प्रोग्राम नहीं कर रहा। पॉवर्टी कम होगी जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ेंगी। जब इन्फ्लेशन कम होगा और लोग अफराती दर कम होगा और खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है उसमें कमी आएगी। ये चीजें लोगों को पॉवर्टी से निकाली के एहसास प्रोग्राम से तो हम ही तवक्को कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहबा, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सिंध हुकूमत ने जिस तशवीश का इज़हार किया था वज़ीर-ए-आला सिंध ने कि हमें सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा, कि अस्पतालों में इमरजेंसी है, और कराची जो है उसका तो पूरे मुल्क से जहां सबसे कम था सबसे ज़्यादा जो है वो जो है पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। अली हसन से मैं ये भी मालूम करना चाहूँगा अपने रिपोर्टर से कि अली रज़ा से कि जो आज गवर्नमेंट ने कहा था कि 8 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा, 8 अब से कुछ देर बाद बजा ही चाहते हैं, तो क्या उसके आसार नज़र आ रहे हैं अली रज़ा के? दुकानें बंद होना शुरू हो गई हैं, सड़कों पे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। वैसे तो 5, 7, 8, 10 मिनट है, लेकिन जो मेरे ख्याल में ट्रैफिक की रवानी ज़रा दिखाइए, क्या सूरत हाल है अली रज़ा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिंध हुकूमत ने तो लॉकडाउन पे सख्ती का फ़ैसला कर लिया है। इम्प्लीमेंट पुलिस और इंतज़ामिया को कराना है। अगर कैमरामैन सलीम दिखाएं मेरे अकब में, इस वक्त मेट्रोपोल का ये मुकाम है। 8 बजने में कुछ ही वक्त रह गए हैं, मगर जो फ़ैसला किया गया था कि 8 बजे गैर ज़रूरी तौर पर नहीं निकलेंगे, और जो निकलेंगे उसको इजाज़त नहीं होगी, पूछा जाएगा। तो गाड़ियों पर भी ड्राइवर के साथ सिर्फ एक ही शख्स जो है वो सवार होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं गैर ज़रूरी नहीं, मगर अभी तक हम ये देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जो हैं, दस्तूर जो है
है वो हमें सड़कों पर इस तरह इसलिए मैं अली ये पूछ रहा हूँ कि ये जो गाड़ियाँ हैं यकीनन जो यहाँ से जा रही हैं और उसमें ट्रक भी नज़र आ रहे हैं, कम से कम लांडी कोरंगी तक तो जाएंगी, इधर अगर कारसाज से होती हुई वो सोराब गोट या फिर आगे चली जाएंगी, तो ये जो रवा दवाएँ या इस तरफ से अगर जाएंगी तो ये तो 10 मिनट में तो अपनी जगह नहीं पहुँचेंगी। फिर इन्होंने कहा कि जी चेकिंग होगी लोगों की, सड़कों पर नज़र आएगा। आप लोगों ने तो कह दिया भाई साफी वाफियों को उसका जगह नहीं, लेकिन लगता है कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस नज़र आ रही है कि वो अब जब जैसे ही 8 बजेगा खट से वो जो है वो मैं नहीं कहता कि छड़ी का या डंडे का इस्तेमाल करेगी, किस तरह करेगी अमल दरामद अली रज़ा? देखिए जी जिस तरह कहा गया था कि नाकाबंदी की जाएगी मुख्तलिफ मुकामात पर, तो हम निकले हुए हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स को हमने विजिट किया है, मगर हमें इस तरह का कोई भी नाकाबंदी दिखाई नहीं दी कि जहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हो और वो पाबंद जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करवा रहे हों। साथ ही दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो सामने दुकानें हैं वो तो ताजरों से नहीं, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ एक पुलिस वाला जो है रोक रहा है। मैं अगर यहाँ मुझे कैमरे की आग दिखाई दे रही है कि एक मोटरसाइकिल वाले को रोकता दिखाई देता था, कैमरा उधर ले आइए ना आप सिर्फ वो ये जो सामने जो मुझे नजर आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा कि जी हाँ बिल्कुल। देखिए ट्रैफिक एहलकार यहाँ पर यकीनी तौर पे ज़रूर मौजूद हैं जो कि अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह बात की गई थी कि 8 बजे जिस सख्ती का जो बातें की जा रही थी कि जिस सख्ती के साथ हम और समा होगा कर्फ्यू का, तो वो समा तो फ़िलहाल हम नहीं देख रहे हैं। जो रूटीन ट्रैफिक है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जो मुख्तलिफ मुकामात की दुकानें हैं जो कि मेन रोड पर हैं वो तो पुलिस ने बंद करवा दी हैं 6 बजे के बाद, मगर अभी भी हमें इतलात मिल रही हैं कि कटी पहाड़ी, पहलवान गोड और मुख्तलिफ बनारस शेरशाह के कुछ ऐसे मुकामात हैं, औरंगी के ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर इतलात मौसूल हो रही हैं कि दुकानें वहाँ पर बंद नहीं हुई और वो वहाँ पर SOPs की भी खिलाफ वर्जी है। तो कुछ ताजिर वहाँ पर ये भी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि यकसा सलूक जो है कराची के अंदर नहीं हो रहा। एक तरफ तो दुकानों को खुलने की इजाज़त दी गई है तो दूसरी तरफ दुकानों पर ज़्यादा सख्ती की जा रही है। साथ ही जो सख्ती का फैसला किया गया था कि किसी भी रेस्टोरेंट्स को जो है वो नहीं मौका दिया जाएगा कि वो अंदर और बिठाकर बाहर खाना खिलाएंगे, मगर हम अभी भी देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल का जो है ये जो आज खासतौर पर आज के लिए खास तौर पर कहा गया है ना कि कल तक तो था लेकिन आज 8 बजे कहा यह गया कि मुकम्मल यानी लोग सड़कों पे नज़र नहीं आएंगे। और मैंने कहा ना कि अब शायद 5, 7, 8 ही मिनट रहते हैं 8 बजने में, तो ऐसा तो नज़र नहीं आता। और फिर यही बात है कि हुकूमत क्या करे, लोग भी तो अगर ताउन नहीं करेंगे उनसे, और ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत और उनके दरमियान वो जो डेफिसिट है यानी एतमाद का नज़र नहीं आता कि उनके अहकामात पर अमल करे। सिलेक्टिव लगता है कि लॉकडाउन मुझे तो लग रहा है यहाँ पर ऐसे ही। अली रज़ा मुजाहिद साहब पुलिस ही पाबंद करवाती है तो आवाम जो है वो उस पर पाबंद करती है उन उसूलों पर, मगर ख़ुद से हम ये देख रहे हैं कि आवाम की तरफ से उस तरह ताउन नहीं दिखाई दे रहा। और हर जगह जहाँ पर लॉकडाउन पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है वहाँ पर पुलिस के ज़रिए ही और इंतज़ामिया के ज़रिए ही शहरी इंतज़ामिया की तरफ कराया जा रहा है। जहाँ सख्ती कर रही है इंतज़ामिया पुलिस वहाँ दुकानें बंद हो रही हैं, मगर जहाँ पर इंतज़ामिया और जो पुलिस है वो नरमी बरत रही है तो वहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसी सूरत हाल। आपके पास तो खैर चले साफ़ी होने का सर्टिफिकेट है, आप तो खूब घूमिए फिरिए और ज़रा 8 बजे के बाद यकीनन आप हमारे जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें ज़रूर बताएंगे कि किस हद तक कराची में लॉकडाउन को पाबंद किया गया। मुझे कैमरे के पीछे से कहा जा रहा है कि आपके पास इतना ही वक्त है कि इजाज़त लें नाज़रीन से रुखसत हों, तो मुजाहिद बरेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।